साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, NCERT कक्षा 12 हिंदी बितान भाग 2 से आज पाठ डायरी के पन्ने जिसे एन फ्रैंक ने लिखा है, हम इस पाठ का सार देखेंगे। साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ प्रश्न जो इस पाठ से बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। और आपको पता है कि अब CBSE के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार सिर्फ और सिर्फ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे वेतन से, और इनकी संख्या 10 होगी और ये 10 अंक के होंगे। तो ये पाठ इस पुस्तक का अंतिम पाठ है। इसके पहले के सभी पाठ के वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की क्लास 12th की प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो हैं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का सार। डायरी के पन्ने पाठ में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक एन फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी जो पुस्तक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसके कुछ पार्ट, कुछ अंश दिए गए हैं। और ये पुस्तक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन फ्रैंक द्वारा 2 साल अज्ञातवास के दरमियान उसके दौरान लिखी गई थी। तो एन फ्रैंक ने 2 साल के अपने अज्ञातवास के दौरान ये पुस्तक लिखी थी और उसी का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। 1933 में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी जीत गई। तत्पश्चात यानी उसके बाद यहूदी विरोधी प्रदर्शन बढ़ने लगे और एन फ्रैंक का परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा और जाके नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में बस गया। द्वितीय विश्व की शुरुआत यानी 1939 तक सब कुछ ठीक था, परंतु 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया और यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। इन परिस्थितियों के कारण 1942 के जुलाई माह में फ्रैंक परिवार, जिसमें माता पिता यानी कपल थे, 13 वर्ष की एन फ्रैंक थी और उसकी बड़ी बहन मार्गेट, और दूसरा परिवार वानदान परिवार और उनका बेटा पीटर तथा उनके साथ एक अन्य व्यक्ति मिस्टर डसेल, ये सभी एक साथ 2 साल तक गुप्त अज्ञातवास में रहे। गुप्त आवास में इनकी सहायता उन कर्मचारियों ने की जो कभी मिस्टर फ्रैंक के दफ्तर में काम करते थे, यानी उनके पुराने दफ्तर के सहयोगियों ने इनकी सहायता की। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन फ्रैंक द्वारा हमने पहले ही बताया कि अज्ञातवास के दरमियान उसने लिखी। और अज्ञातवास कहाँ था? उनके पिता मिस्टर ऑटो फ्रैंक का दफ्तर ही था। और एन फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर एक डायरी उसे उपहार में मिली थी और उस डायरी में उसने लिखना शुरू किया अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए। एन अज्ञातवास में पूरा दिन पहेलियां बुझाती, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलती, किताबों की समीक्षा करती, राजसी परिवारों की जो वंशावली है यानी जो पीढ़ियों का चरित्र है या पीढ़ियों के बारे में वो देखती, सिनेमा और थिएटर की पत्रिका पढ़ती और उनमें जो हीरो हीरोइन थे उनके चित्र काटते थी। तो ये सारे उसके अज्ञातवास के दौरान उसके काम थे। वह मिसेज वानदान की हर कहानी को बार बार सुनकर के बोर हो जाती थी और मिस्टर डसेल भी उससे पुरानी बातें करते, जैसे घोड़ों की दौड़ के बारे में या नाव के बारे में जो जिसमें लीक हो जाता है, और ऐसे बच्चों की कहानी जो 4 वर्ष में तैरना सीख जाते थे, ये सब सुनाते रहते थे। तो ये सारी चीजें वो सुन सुन के बोर हो चुकी थी। और उसने अपनी डायरी में युद्ध संबंधी बातें भी लिखी कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में यह घोषणा की ऑफिशियली
कि युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान जो भी डायरियां लिखी जाएंगी उनका संग्रह किया जाएगा, उसे छपवाया जाएगा। इसी दौरान उसने डायरी में ये सूचना भी दी कि 1000 गिल्टर के नोट अवैध घोषित किए गए हैं। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल, कार और साइकिल की चोरी, घरों की खिड़की तोड़कर चोरी, गलियों में लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां, सार्वजनिक टेलीफोन, ये सारी चीजें वहां पे चोरी कर ली गई। एन फ्रैंक ने नारी स्वतंत्रता को महत्व दिया। उसके बारे में अपनी डायरी में बताया कि नारी को एक सिपाही के बराबर सम्मान देना चाहिए। एक 13 वर्ष की किशोरी यानी लड़की के मन में क्या बेचैनी थी उसको भी उसने डायरी में व्यक्त किया, जैसे कि मिस्टर डसेल की डांट फटकार, उनका उबाऊ भाषण, बच्चों को बड़ों की बातें भाषण ही लगती हैं, दूसरों की बातें सुनकर उसकी माँ का उसे डांटना, उस पर अविश्वास करना, बड़ों के द्वारा उसके काम और वो जो तरह तरह के बाल बनाती थी उस पर टीका टिप्पणी करना, सिनेमा की पत्रिका खरीदने पर उसे बताना कि ये फिजूल खर्ची है, और पीटर द्वारा उसके प्रेम को उजागर न करना, ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में बताई। और एन फ्रैंक की डायरी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी, जो उसकी भीषणता थी, और हिटलर एवं नाजियों द्वारा यहूदियों पे जो उत्पीड़न किया गया, उनका जो डर उनके यहूदियों के मन में बस गया, यहूदियों के मन में भूखमरी, गरीबी, आतंक, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, या 13 साल की बच्ची के क्या सपने देख सकती है, उसकी जो कल्पनाएं थी, या बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की जो उसकी पीड़ा थी, मानसिक और जो शारीरिक जरूरतें थी, हंसी मजाक, अकेलापन, इन सब को उसने जीवंत रूप से अपनी डायरी में लिखा है। तो ये पाठ का सारांश था। अभी हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि एन फ्रैंक का जन्म हुआ था, तो एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि एन फ्रैंक का जीवन काल है 1929 से 1945 ईस्वी, 1932 से 1957 ईस्वी, 1918 से 1950 ईस्वी, 1960 से 1967 ईस्वी। तो 1929 से 1945 ईस्वी उसका जीवन काल है। 12 जून 1929 से फरवरी या मार्च का महीना, क्योंकि एग्जैक्ट तिथि नहीं थी, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो फरवरी या मार्च 1945। यहाँ पे आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी की मूल भाषा क्या है? तो मूल भाषा जो है वो डच है। तो एक चीज और आप समझ लीजिए कि डच भाषा में जो है ये लिखी गई, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो अगला प्रश्न है एन फ्रैंक की डायरी का 1952 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुदित प्रकाशन किस नाम से हुआ? माई लाइफ स्टोरी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, लव टू लाइफ, माई ऑटोबायोग्राफी। तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। अगला प्रश्न है कि डायरी के पन्ने नामक हिंदी रूपांतरण में डायरी लेखन का पहला समय लिखित है 15 अगस्त 1940, 10 सितंबर 1941, 18 जुलाई 1941, 8 जुलाई 1942। तो 8 जुलाई 1942 और दिन था बुधवार। उसकी डायरी में लिखा है बुधवार। आगे देखेंगे, रविवार के दिन एएसएस से बुलावे का नोटिस वास्तव में आया था एन फ्रैंक के लिए, एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए, एन फ्रैंक के पिता के लिए, एन फ्रैंक की माँ के लिए। तो एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए ये बुलावा आया था, और इसे कहते हैं सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूरिश इमिग्रेशन। तो यहाँ से बुलावा आया था। लोगों ने समझा कि पिता को बुलावा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये बुलावा था उसकी बहन मार्गरेट के लिए। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है काम पूरा करके आराम करना, आराम करने के लिए काम बिगाड़ना, निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। सामान पैकिंग करते वक्त एन फ्रैंक ने बैग में सबसे पहले डाला कीमती सामान, खाने का सामान, ईसा मसीह का फोटो, डायरी। सबसे पहले उसने डाला डायरी, जो उसे जन्मदिन में उपहार के तौर पे मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
एन फ्रैंक के परिवार वालों ने गोल्डस्मिथ के लिए नोट छोड़ा, घर का मालिक बनने का, पालतू बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ने का, घर को ताला लगाने का, घर की रखवाली करने का। तो गोल्डस्मिथ क्या थे, उसके घर में किराएदार थे, उनके लिए उसने नोट छोड़ा कि उसकी पालतू बिल्लियों को पड़ोसी के यहाँ छोड़ देंगे तो वह सुरक्षित रहेगी, उसकी देखभाल हो सकेगी। अगला प्रश्न है, तुम्हारी एन, यहाँ तुम्हारी का अर्थ है किट्टी नामक गुड़िया की, मार्गरेट नामक बहन की, गोल्डस्मिथ की, पीटर की। तो ये किट्टी नामक गुड़िया है यहाँ पे, क्योंकि डायरी में उसने किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखा है। हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पहने काली टोपी, पीला सितारा, पीतल का कड़ा, सफेद काला कुर्ता। तो पीला सितारा पहनने के लिए जो है उन्हें विवश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एन फ्रैंक के परिवार ने अज्ञातवास के लिए तिथि निश्चित की थी, 16 जुलाई 1942, 5 दिसंबर 1943, 29 जुलाई 1941, 4 अप्रैल 1940। तो तिथि निश्चित की थी 16 जुलाई 1942, लेकिन चूंकि बुलावा आ गया था उसकी बहन के लिए और रुकना ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने तय तिथि से पहले ही अज्ञातवास में वो लोग चले गए। कान पकना मुहावरे का अर्थ होता है कान में बीमारी होना, बहुत दुखी होना, बोरियत महसूस करना, बहुत अधिक सुनना। तो बोरियत महसूस करना ये जो है कान पकना मुहावरे का अर्थ होता है। लोग अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं करते, हत्या के भय से, सर्दी बहुत अधिक पड़ती थी, युद्ध के भय से, चोरी के भय से लोग अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, डर किस चिड़िया का नाम है? जन्मजात बहादुर। फ्रैंक की डायरी में यह कथन आया है हिटलर के लिए, चर्चिल के लिए, मिस्टर वोल्के के लिए, पीटर के लिए। तो ये कथन आया है चर्चिल के लिए। एन फ्रैंक प्रेम दीवानी थी, यानी किससे उसका प्रेम था? पीटर से, हिटलर से, चर्चिल से, डसेल से। तो वो पीटर की प्रेम दीवानी थी जो वानदान का पुत्र था। आगे, अज्ञातवास में एन फ्रैंक सबसे ज्यादा पागल होती थी संगीत के लिए, स्वादिष्ट खाने के लिए, प्रकृति के लिए, नेताओं से मिलने के लिए। सबसे ज्यादा पागल होती थी वो नेचर के लिए, नेचर के पास जाना चाहती थी, नेचर में घुलना मिलना चाहती थी। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकृति का अनूठा उपहार है, भगवान, नारी, आजादी, माँ। अब आप जानते हैं कि अज्ञातवास में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सबसे अनूठा उपहार होगा आजादी। श्री पॉल डेक्विफ की पुस्तक का नाम है एज यू लाइक इट, अवर फ्रीडम, द सनराइज, मौत के खिलाफ मनुष्य। तो ये पुस्तक है मौत के खिलाफ मनुष्य। डायरी के पन्ने के रूप में अनुवाद करता है हरिभाव उपाध्याय, सूरज प्रकाश, मदन मोहन, रवि प्रताप। तो इसके अनुवाद करता है सूरज प्रकाश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ से, जिनके आने की पूरी संभावना है। आप अपना नोट्स बना लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।